You see, my mother was absolutely in love with my father. और मैंने वो जब भी मेरे डैडी की बात करती थी, और हम लोग शायद मैं 5-6 साल की थी when I lost my dad. My dad was I think 38 साल के होंगे when he left. अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है और हर सड़क की दिशा का नाम पूछ दिया है। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत आपका कविशाला में, कविशाला टॉक्स में, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए और इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके जीवन में लिटरेचर की क्या अहमियत है? सबसे पहले तो फरीदून तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे इस बहुत ही इंटरेस्टिंग खूबसूरत एक सेशन में बुलाया है जहाँ पर हम लोग वो बातें नहीं कर रहे जो ज्यादातर करते हैं, और लिटरेचर की बातें कर रहे हैं और कविताओं की बातें कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पोइट्स और सबकी बातें कर रहे हैं। सो इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट टॉपिक्स। और लिटरेचर की मुझे लगता है कि हम जब बड़े होते हैं या जो हमारे चाइल्डहुड के दिन होते हैं, तो मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे पोइट्स की तरफ और राइटर्स की तरफ, तो मेरी जहनियत ज़्यादा उस तरफ थी। और तो बहुत सारी पोएम्स सुनने को मिलती थी, मेरी माँ खुद लिखा करती थी। सो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उस तरफ आया और कहानियों में आया और फिक्शन में आया, और जो इतने खूबसूरत कहानियाँ जो पिरो के आपके सामने एक विजुअल बनाया जाता है उसका आया। टू नो अबाउट ऑल दिस एंड टू नो अबाउट हाउ कितनी खूबसूरती से एक दुनिया बना दी जाती है सिर्फ शब्दों के यूज से। सो वो सब एक बड़ी खूबसूरत दुनिया जो उसमें एक अपने देखने का एक मौका मिला। सो आई थिंक लिटरेचर आपको बहुत कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप कराता है, आप लोगों के व्यू पॉइंट्स जानते हैं, एक ही चीज़ को कितनी तरह से कहने का, मुख्तलिफ तरीकों से कहने का जो एक तरीका है वो बहुत सुंदर है, लोगों के विचारधाराएं पता चलती हैं। सो आपकी खुद की एक्सपेंशन बहुत होती है। सो बहुत कुछ एंड मोर, एंड आई थिंक बतौर एक्टर तो बहुत मदद होती है कि आप कहीं ना कहीं कभी कुछ उठा लेते हैं कहीं से, कहीं कोई आपको रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, और कुछ नहीं तो आई थिंक आप इंटेलेक्चुअली या इमोशनली बहुत एक टॉनिक की तरह इसे महसूस करते हैं। बिल्कुल। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था और आपने कहा है कि आप अमृता प्रीतम जी के लिए कुछ करना चाहती हैं। मे बी आई थिंक इट मे बी अ फिल्म, और इन सम वे और अदर आप उनसे जुड़ना चाहती हैं और आप उनकी शायरी को आप बहुत पसंद करती हैं। तो अमृता प्रीतम की शायरी में या उनकी शख्सियत में ऐसी क्या खासियत है जो आपको इतना अट्रैक्ट करती है? देखिए, उनसे सबसे पहली बार जो उनके बारे में मैंने जाना था वो मैं ट्रेन टू पाकिस्तान फिल्म कर रही थी, खुशवंत जी का जो नॉवल था उस पर बनी थी, और वो मेरी शायद दूसरी फिल्म थी। और तब मतलब बिल्कुल बच्ची थी, और हम लोग रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट्रेस है यही गाने गाएगी, तो मुझे लगा शायद मेरी खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मेरी खिंचाई नहीं कर रहे थे। दे एक्चुअली मेंट कि हमें थोड़ी सी एकदम ट्रेंड आवाज़ नहीं चाहिए। तो वहाँ पर मैंने जो उनकी अमृता प्रीतम की कविता है आज आखा वारिस शानू, उसको मैंने रिसाइट किया और गुनगुनाया था। और तब मुझे लगा कि ये तो, एंड आई कम फ्रॉम पंजाब, तो तब मैंने पूछा था कि ये किसने लिखी है, और तब मेरा तारुफ हुआ था अमृता प्रीतम से। उसके बाद मैंने उन्हें बहुत फॉलो करना शुरू किया, चाहे उनकी किताब रसीदी टिकट हो, चाहे मेरी मोस्ट फेवरेट, मतलब इफ यू आस्क मी एनीथिंग आई वुड से माय मोस्ट फेवरेट इज मैं तेनू फेर मिलांगी। तो वो मेरी बहुत फेवरेट कविता रही है। फिर मेरा पता बहुत फेवरेट रही है। तो ये मेरा उनसे, और मुझे हमेशा लगा कि बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड महिला थी अपने ज़माने के लिए और अपने वक्त के लिए, और बहुत बोल्डली अपने व्यूज़ व्यक्त करती थी। और मुझे उनके पर्सनालिटी में एक बहुत खूबसूरत रोमांस नजर आता था। तो यस, यू आर राइट, मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि कभी ऐसा हो कि मैं उन्हें प्ले करने का मौका पा सकूं। ओके, नाउ बहुत बार क्या होता है कि हम लोग वर्क ऑफ आर्ट से, लिटरेचर से, पोइट्री से मुतासिर होने के अलावा हम शायर की जो शख्सियत होती है उससे भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं या फिर मुतासिर होते हैं।
और वो एक उसकी जो एक वे ऑफ लाइफ होती है वो भी हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। अमृता प्रीतम भी एक उन्होंने भी जो एक जिंदगी जीने की कोशिश करी, वो भी एक बहुत ही आजाद मिजाज उनकी शख्सियत थी, और वो अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे उन्होंने जीने की कोशिश करी। ऑब्वियसली जो सोसाइटी के नॉर्म्स थे उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, उसको ब्रेक किया। क्या वो पर्सनैलिटी भी आपको अट्रैक्ट करती है, कि वो शख्सियत की ट्रेट्स भी अट्रैक्ट करती हैं? ऑफ कोर्स, जो भी कोई चेंज लाने की कोशिश करे, खास तौर पे आज के ज़माने में जब बहुत सब लोग इतने जागरूक हैं, बिल्कुल अलग बात है। जागरूक हैं फिर भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे हैं जो नहीं जागरूक हैं। लेकिन उस वक़्त अपने व्यू पॉइंट्स, खास तौर पे आप महिलाएँ जो हैं वो आगे आकर कुछ चीज़ बदलना चाहें, अपने अपने विचार आगे रखकर, वाज़न्ट एन ईज़ी थिंग एंड आई थिंक शी डिड इट। वो रेवोल्यूशनरी थी और उनकी हर चीज़ में चाहे वो जो कविता है मेरा पता, अगर आपने सुनी है तो वो अगर आप सुने, वो दैट काइंड ऑफ आपको एकदम से वो चौकन्ना कर देती है कि यार ऐसे ही होना चाहिए। मतलब जहाँ पर एक लिबरेटेड स्पिरिट आपको मिले, वो मेरा घर है, वो मेरा पता है, इतनी खूबसूरत थॉट कहाँ से आएगी? तो वो आई थिंक वाज अमृता प्रीतम एंड यस ऑफ कोर्स उस चीज से मैं बहुत बहुत मुतासिर। तो कुछ अमृता प्रीतम की कुछ कविताओं से अगर हम शुरुआत करें, कुछ अगर आप सुनाना चाहें। देखिए, जो मैं बहुत पसंद करती हूँ वो तो वो है, और ये हम मेरा पता कि मैं सोच रही हूँ एक हिंदी वर्जन करूँ और वारिस शाह का कुछ आपको सुना जी। बिल्कुल बिल्कुल। अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है, और हर सड़क की दिशा का नाम पूछ दिया है। पर अगर आपको मुझे जरूर पाना है तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। ये एक शाप है, ये एक वर है, और जहां भी आजाद रूह की झलक मिले, समझना वो मेरा घर है। सो आई थिंक इट इज सो वाह वाह। ब्यूटीफुल। मतलब मैं अभी सुना रही हूँ, मुझे एक्चुअली रोंगटे आ गए हैं ये पढ़ के कि कितनी फ्री स्पिरिट रही होगी उनके अंदर, और कितनी खूबसूरती से इसे उन्होंने बयां किया। एंड वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर वंस जो पंजाबी में है, तो जितने लोग यहाँ पर पंजाबी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका मजा पंजाबी में ही आएगा, पूरी नहीं सुनाऊंगी, बहुत बिल्कुल लंबी बिल्कुल, है प्लीज गो अहेड। लेकिन राइट। या ਅੱਜ आखा वारिस शाह ਨੂੰ कित कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्खा खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे बैण, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहण। वे दर्द मंदा दिया दर्द आ, उठ तक अपना पंजाब, अज वेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। किसी ने पंजा पानियां विच दित्ती जहर रला, ते उन्हां पानियां दा रात नूं दित्ता पानी ला। इस जखैं जमीन ते लूलू फुटिया जहर, गिट गिट चढ़ियां लालियां, फुट फुट चढ़िया कहर। अज आखा वारिस शाह नूं कित कबरां विचों बोल, ते अज वाह किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का बोल। वाह वाह वाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा दिव्या, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था। आप एक्टर हैं, और आप एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि कॉन्स्टेंटली कुछ नया करने की कोशिश में आप रहती हैं, आप फिराक में रहती हैं। यू सेड दैट अभी ऐसा लगता है कि 24-25 साल से आप एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने अभी शुरुआत करी है, एंड विच इज ऑलवेज आई थिंक साइन ऑफ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट हु इज हंग्री। लिटरेचर ने कितना रोल प्ले किया है आपकी आपकी एक्टिंग को निखारने में? जैसे कि अभी आप जैसे पढ़ती हैं, आपके पढ़ने का अंदाज बहुत ही आई थिंक दिलचस्प है, और एक एक वर्ड को आप एकदम बिल्कुल महसूस करके, फील करके, तोल के आप उसको अदा करने की कोशिश करती हैं। हाउ हैज इट हेल्प योर एक्टिंग, योर डायलॉग डिलीवरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कैरेक्टर? शुक्रिया, आप खुद इतना अच्छा लिखते हैं तो आपसे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो थैंक यू, आई एम रियली ग्लैड। एक्चुअली क्योंकि मम्मी से बहुत सारी कविताएं सुनी, और उनसे थोड़ा सा उनका जो रुझान उर्दू की तरफ था वो भी देखा, उनकी किताब हमने छापी थी तन्हाइयाँ, वो सुनी, तो उनको आप जो बचपन में एब्जॉर्ब करते हैं वो कभी भी भूलते नहीं हैं।
तो वो जो एक क्लियर भाषा थी, और मुझे याद है कि स्कूल में भी मेरी जो हिंदी लिटरेचर की टीचर थी, मुझे आज तक याद है, वो पूरी क्लास में से सिर्फ मुझे खड़ा करती थी कि दिव्या तुम चैप्टर पढ़ो, और दिव्या तुम ये कबीर के दोहे पढ़ो, और दिव्या तुम ये पढ़ो। तो मुझे याद है कि एक बार एक लड़की ने कहा कि मैम आप दिव्या से ही पढ़वाते हो, मैं पढ़ूंगी आज। तो मैम ने कहा दिव्या तुम बैठो, ये पढ़ेगी। तो जब उसने पढ़ लिया तो बेचारी ने खुद कहा नहीं इसी से ही पढ़वा लो। सो मुझे लगता है एक शौक जो था शुरू से मुझे हर हर एक लफ्ज को फील करने का, और मुझे लगता है कि जब आप लिटरेचर के बहुत पास होते हैं, एक सेंसिटिविटी आती है आपके अंदर, एक डेप्थ आती है, गहराई आती है, क्योंकि जो जो शब्द यूज किए जाते हैं और किस तरह से यूज किए जाते हैं, जो कहानियां हैं, जो लिटरेचर है, जो कविताएं हैं, जो कुछ भी है, आप उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। एंड आई थिंक उन उन वर्ड्स को अगर आप सही से ना इस्तेमाल करें तो फिर वो जायज़ बात नहीं है। सो आई थिंक और मेरे ख्याल से एक्टर जब बनी तो बहुत खुशकिस्मत थी कि उन लोगों के आसपास रही जो 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 मतलब कविताओं से, जो लिटरेचर से, पोइट्री से, लिरिक्स से बहुत बहुत साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे कितने सारे को एक्टर्स। सो आई हैव बीन वेरी लकी कि मैं चाहे जावेद साहब हों, शबाना जी हों, गुलजार साहब हों, कितने सारे लोग इनकी कंपनी में जब आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं रुझान और बढ़ता है। बिल्कुल। आपने जावेद साहब और गुलजार साहब की आपने बात करी, लेकिन आपकी जो पहली फिल्म, आप सेकंड फिल्म आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट यू। और मैं दिल्ली में था और आई वाज वर्किंग इन अ यूथ मैगजीन एंड आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम एट इंडिया हैबिटेट सेंटर। और वहां पर खुशवंत सिंह साहब भी थे। तो जब इतने इतने अर्ली इन योर करियर व्हेन यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन लाइक खुशवंत सिंह, और बहुत ही दिलचस्प इंसान थे, बहुत ही ज्यादा, तो वो आपके लिए कितना एक इंस्पायरिंग मकाम था? कैसा आपका तजुर्बा था उनसे इंटरेक्शन? जब हमने फिल्म शूट कर ली तब तक मुझे खुशवंत सिंह साहब, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो उनका ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया कॉलम। करता था, और उस पर एक कॉलम था उनका, जिसमें वो एक मतलब बड़ा स्वीट सा उनका एक कार्टून था। तो मेरे लिए कनेक्ट खुशवंत जी के साथ वही था। तो जब ये फिल्म मैंने की तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरा ये बहुत मन था कि मैं खुशवंत सिंह से जरूर मिलूं। और जब हमने पंजाब में ये इस फिल्म का प्रीमियर किया तो मैं, मेरी मम्मी और खुशवंत जी, हम तीनों एक साथ गए थे। और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल। बाकमाल है। मतलब वो सटनली आपके फेस पे कुछ कह जाएंगे और आप सोचोगे इन्होंने कुछ बोला क्या, एंड देन इट इज सो फनी। तो आई वॉज लकी कि मुझे उनकी कंपनी में कुछ वक्त बिताने का मौका मिला, और फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत सुखमनी साहब पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, और उसमें बड़ा प्यारा सा नोट उन्होंने पर्सनलाइज करके मेरे लिए लिखा, जो आज भी मेरे दिल के बड़े करीब है। और फिर उनके घर जाने का मौका मिला, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके बारे में सीखी। वो बड़ी एक बात के पक्के थे कि कभी भी अगर आपको 7 बजे का टाइम दिया और आप 7:10 पर जाएंगे तो वो एंटरटेन नहीं करते थे। सो 7 बजे बैंग ऑन आपको पहुंचना पड़ता था। ही वॉज अ वेरी पंक्चुअलिटी बिजी मैन। मैन, और मैं कह सकती हूँ कि मेरी बड़ी दोस्ती थी उनके साथ, एंड आई एक्चुअली मिस हिम। सो यस, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि ट्रेन टू पाकिस्तान के जरिए मुझे खुशवंत जी के साथ रूबरू होने का मौका मिला, और अब उनकी फेस्टिवल्स में जाती हूँ, अपनी किताब लेकर गई। फिर अमृता प्रीतम जी के सेंचुनरी जब थी तब तब गई, और इट वाज ब्यूटीफुल कि ये कनेक्ट हमारा अभी तक बना रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने ज़िक्र किया अपनी मम्मी का, आपने ज़िक्र किया कि उनके साथ में आप गई थीं, और उनसे आप काफ़ी इंस्पायर्ड भी थीं, उर्दू में भी उनको एक रुझान था। तो कुछ एक आप आपकी मदर का जो इन्फ्लुएंस आपकी आपकी लिटरेरी और क्रिएटिव ज़िंदगी में रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए? ले देकर मदर का इन्फ्लुएंस रहा है फरीदून मेरी जिंदगी में, क्योंकि इफ आई कैन से कि एक जो शख्सियत जिससे मैं बिल्कुल बिसॉटेड रही हूँ, वो मेरी माँ रही हैं। और मुझे लगता है मैं थोड़ी सी भी उनके जैसी अगर हो पाऊँ तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। और अम, अकेली सिंगल पेरेंट थी वो, और मतलब जहाँ हम रहते थे वहाँ ज़्यादा कुछ खास दोस्त नहीं थे, ना वो शेयर कर पाती थी।
और बस हम बच्चे थे और हम बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैंने उन्हें बहुत सारे कागज़ों पे अपनी पोएट्री लिखते हुए और फेंकते हुए देखा। मैं और मेरा भाई छुप कर जाते थे और जो वो कागज़ मोड़ के फेंक देती थी डस्टबिन में, हम उसे उठा के ले आते थे। बहुत सालों के बाद जब मैं एक्टर बनी तो वो किताब हमने छापी, तन्हाइयाँ, जिसे सुनील दत्त साहब ने लॉन्च किया। और फिर दूसरी एक किताब उनकी 4 साल के बाद फिर वो शॉर्ट स्टोरीज़ की किताब थी, कतरा कतरा ज़िंदगी, वो लॉन्च हुई। सो कहीं न कहीं उन्होंने अपने आप को जो एक्सप्रेस किया, जो उनका कैथार्सिस था, जो उनका आउटलेट था, वो इन कविताओं के ज़रिए, इन शेरों के ज़रिए रहा, और वो खुद से ही शायद बातें करती थी और मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि खुद से इतनी स्ट्रेंथ कैसे लेकर आती हैं। एक तो मैंने किताब लिखी थी उन पर, मी एंड माँ, जिससे जी बहुत प्यार मिला और जो मेरी ज़िंदगी पर उनका इम्पैक्ट रहा, वो हुआ, अब वो हिंदी में भी आ रही है। और दूसरी ये कविताएँ, एंड अगर आप कहें तो मैं कुछ कविताएँ आपके साथ ज़रूर शेयर करना जी, चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली प्लीज। साहिल कविता का नाम है। वाह खिजा से किए सुकून के तकाज़े, तूफ़ान से छोड़ा बेड़ा सदा का, हुआ क्या जो पूरे हुए ना इरादे, वो ख्वाब था साहिल का, साहिल ना हुआ। उठी हैं हमारे गमे दास्तां की, शिकवा करें अब बहारों से क्या, जो चाहत बसी थी नजरों में तेरी, उसी से बहक कर जमाना हंसा। अशकों से लेकर मुसर्रत की अदा, आहों के तारों से नगमा छिड़ा, हुआ क्या जो पूरे हुए ना इरादे, वो ख्वाब था साहिल का, साहिल ना हुआ। वाह 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 वाह। कुछ और अगर सुनाना चाहें आप। जी, एक और बड़ी प्यारी सी कविता जो मुझे बड़ी सिंपल लेकिन मेरी बड़ी फेवरेट है। तुम ना आते तो क्या होता। वाह आज जब तुम आए थे, मैं उलझी उदास बैठी थी, ये सोच के जी घबराता था, तुम ना आते तो क्या होता। उफ, कैसे सुबह से शाम हुई, इंतजार में दिन बीत गया, कानों से बूंदे उतार दिए, बिंदी माथे से पहुंचते, चोली जो नई सिलवाई थी, तह करके रख दी मैंने कल के लिए, फिर सोच के जी घबराने लगा, जो कल भी ना आए तो क्या होगा। इतने में जानी हुई सियाहट आंगन में कहीं आने लगी, मैं बिखरी लट सुलझाने लगी और सुलझी लट उलझाने लगी, रंगत में चेहरे की सजन कुछ आने लगी, कुछ जाने लगी। आज अगर तुम ना आते, मैं बहुत उदास हो जाती, ये सोच के जी घबराता है, तुम ना आते तो क्या होता। वाह वाह वाह। Now, I find it so fascinating that जब मैं आपसे कल भी मैं आपसे जब बात कर रहा था, आपने कहा कि that there are some romantic poems of your mother and that आप उनको सुनाना चाहेंगी। I find that so liberating and एक एक बेटी होने के नाते आप अपनी मदर का जो एक रोमांटिक साइड है, उनकी एक फ्री स्पिरिटेड जो साइड है, उसको आप सेलिब्रेट करना चाहती हैं, उसको आप रिस्पेक्ट करती हैं, वो बहुत ही आई थिंक बहुत ही काबिल तारीफ है। कितना आपको पर्सनली। You see, my mother was absolutely in love with my father. और मैंने वो जब भी मेरे डैडी की बात करती थी, और हम लोग शायद मैं 5-6 साल की थी when I lost my dad. My dad was I think 38 साल के होंगे when he left. दोनों ने पढ़ाई एक साथ की थी, कॉलेज स्वीट हार्ट्स थे, और मेरी माँ के चेहरे पे जो ग्लो मुझे नजर आती थी ऑफ बीइंग सो मच इन लव एंड हैविंग लॉस्ट दैट पार्टनर सो अर्ली, तो वो कहीं हमसे वो शेयर कर नहीं पाई, लेकिन ये लाइनों के ज़रिए, ये जो लिखा उन्होंने उसके ज़रिए उन्होंने बहुत कुछ अपना बयां किया। एंड मेरे ख्याल से हम लोग बहुत दोस्त थे, तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी माँ का रोमांटिक कुछ बताती हूँ, अपने पूरे रोमांटिक किस्से मुझे सुना चुकी हैं कि मैं तुम्हारे डैडी से ऐसे मिली, फिर ऐसे हमारा झगड़ा हुआ, फिर ऐसे हुआ। आई फाउंड इट वेरी इंट्रीगिंग एंड वेरी नाइस। एंड उसके बाद जब भी मेरी कुछ कुछ रिश्ते हुए या कुछ भी हुआ, वो सबसे पहली शख्सियत थी जिन्हें मैं आके बताती थी, दोस्तों से नहीं बताती थी, पहले माँ को बताती थी कि मम्मा ऐसा हुआ। तो हम दो सहेलियां थी, तो उनकी ऐसी खूबसूरत लाइंस से मैं रिलेट करती हूँ, और मुझे लगता है ये मेरी सखा सहेली की ही कहानी है। सो या आई फील वेरी प्राउड टू जस्ट से दीज लाइंस।
राइट। एंड अभी पिछले कुछ सालों में जैसे आपका आपका जो एक इवोल्यूशन हो रहा है, और अपार्ट फ्रॉम बीइंग दिस नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, आपको एक रिकॉग्निशन जिस तरीके से एज एज अ पोएट मिल रहा है, जिस तरीके से आपकी कविता को मिलियंस ऑफ दम बिल्कुल उसको व्यूज मिले हैं, लोग उसको बहुत ज्यादा उसको पसंद कर, वो आपके लिए इज इट लाइक अ न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर यू? एक आपको नए मायने मिले हैं जिंदगी में, जिंदगी जीने के? फाइदुन, मैं मतलब सबसे पहले शुरुआत की थी, कॉलम्स लिखती थी अखबारों में। जी। उसके बाद जी। मैंने एक किताब लिखी, मी और माँ, वो प्रोज था, सब प्रोज था। लेकिन ये लॉकडाउन में मैं अपनी दूसरी किताब लिखने की कोशिश कर रही थी, और कई बार मुझे लगता है सबके जहन में कहीं ना कहीं मल्टीपल थॉट्स आ रही थी, या आप फॉग्ड आउट हो रहे थे, कुछ आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल एक्सट्रीम थे। तो फिर एक दिन मैं नीचे गई और सब देखा कि वॉचमैन भी खड़ा होके ज़्यादा मदद कर रहे हैं इतना, और मेरी नेबर बोली कुछ चाहिए तो बताना। तो सब कहीं न कहीं बहुत बॉन्ड कर रहे थे, एंड दैट काइंड ऑफ गॉट स्टक इन माय हार्ट। तो मुझे मैं जब अपनी किताब लिखने बैठी तो किताब नहीं लिख पाई, ये कविता कहाँ से आई मेरे ज़हन में, और उसे मैंने 5 या 10 मिनट में मैक्स लिख डाला, क्योंकि वो यहाँ पर एकदम दिल में बैठी थी। एंड वेरी सरप्राइजिंगली ये कविता वायरल हुई और लोगों को बहुत पसंद आई। मिस्टर बच्चन ने ट्वीट किया, और आई फेल्ट सो लवली कि इसे इतना प्यार मिला। मुझे लगा बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि न्यू लीज ऑफ लाइफ या एक नया चैप्टर हुआ। जिंदगी में जो कुछ होता है उसे एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, उसके साथ बहते रहना चाहिए। सो ये कविता है जिंदगी में, अगला कुछ बहुत स्ट्रांगली लगेगा तो वो भी करूंगी। और मेरे लिए बड़ा खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट था जब जावेद साहब ने और शबाना जी ने फ़ोन किया और कहा कि तुम बहुत सारी कविताएं लिख दो, किताब मैं छापूंगा। सो आई फेल्ट सो लवली दैट ही सेड दैट। तो वो आप कविता हमें सुनाना चाहेंगी? हाँ जी, जरूर, मोस्ट डेफिनेटली। जब सब ठीक होगा, जब सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे, वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, वो रेसिपीज, वो गप्पे एक्सचेंज करते हैं। कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में, वो एक धमाचौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक वाह। होगा तो ये तो करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताज़ा करना, वो टी शर्ट पजामे में आर डी बर्मन सुनते हुए मिलकर सफाइयाँ करना, वो मस्ती, वो पिलो फाइट्स, वो शरारतें करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे। वो जो हर छोटी चीज समेट रहे हैं घर की, अब जब बाई आएगी तो इस बार सफाई उस पर नहीं छोड़ेंगे, एक मदद का हाथ देंगे और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भरते रहेंगे। जब वाह। सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे। वो जो नीचे चौकीदार भैया है ना, उनसे रोज का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे। वो गली के कुत्तों को आते आते हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल के बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं के लिए पानी रखना। रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे। जो गलत कर दिया था हमने, उसे ठीक करने का मौका मिला है, उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना, तो ये तो करते रहेंगे। वाह। वाह। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे अब ऑब्वियसली अब आपको इतना आपको इसमें तारीफ मिल रही है, और लोग जाहिर सी बात है, जावेद साहब ने कहा है कि अभी आपको लिखती रहो और किताब मैं छापूंगा, तो ऑब्वियसली आपको और लिखना है अभी। अ, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं अपने आसपास लोगों से कि भाई, जो भी हमारे आसपास जो सही नहीं हो रहा है उसको शायद हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि शायरी के जरिए से या फिर अपनी कला के जरिए से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और बहुत से और लोग जो हैं वो उससे रिलेट कर पाते हैं। आपके लिए कितना जरूरी होता जा रहा है अपने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना शायरी के जरिए से? और बिकॉज सर्टेन चीजें आप शायद मे बी वी टेंड टू गेट बॉटल्ड अप, जैसे आप विमेन इश्यूज के बारे में आप बहुत स्ट्रांगली फील करती हैं, रेप को लेकर आप बहुत स्ट्रांगली फील करती हैं, तो आपको लगता है कि एक कविता के जरिए से आप अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगी? आपकी कैथारसिस भी हो सकती है, वेंट आउट भी आप कर सकती हैं।
और शायद कुछ लोग किसी तरीके से अपने माइंडसेट को बदलने की भी कोशिश करें? जो क्रिएटिव और पोएटिक तरीके से बात कही जाती है उसे लोग ज्यादा प्रीची नहीं मानते। उसे अगर आप बिल्कुल। रिलेटेबल भी बना दें और लगे कि उनकी कहानी बयां कर रहे हैं या उनकी सोच बयां कर रहे हैं तो लोग उससे बहुत मुतासिर होते हैं। तो मुझे लगता है कि रादर दैन जस्ट से समथिंग स्ट्रेट कि ऐसा मत करो यार, अगर उसे थोड़ा क्रिएटिवली खूबसूरत तरीके से अच्छे खूबसूरत लफ्जों में पिरोया जाए तो ऑफ कोर्स बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत लोगों में फ़र्क देखा है अच्छे शब्द सुन के, अच्छी फ़िल्में देखकर, अच्छी कविताएँ, अच्छी कहानियाँ, अच्छी शॉर्ट फ़िल्म्स, आप जो कहें, अगर हम उन्हें अपने काम के ज़रिए छोटा-सा एक मैसेज दे दें जो प्रीची ना लगे, तो लोग उसे ज़रूर अपने साथ घर लेकर जाते हैं। आई थिंक भारतीय लोग जो हैं वो काफ़ी मतलब सब लोग सेंसिटिव होते हैं लेकिन हम इमोशनल लोग हैं और कहीं न कहीं जो अनकही बातें होती हैं अगर हम चाहें तो उसे ज़रूर सुनते हैं और समझते हैं। तो वो जो शब्दों की गहराई के अंदर जो एक अनकही बात और एक अनकहा सा मैसेज है, उसे ले जाते हैं साथ में। सो आई डू बिलीव दैट इस पोएट्री के ज़रिए या मेरे राइट-अप्स जो मैं कॉलम्स लिखती हूँ इन सब इश्यूज़ पर जो आपने बोला, बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है एंड आई गेट सच ब्यूटीफुल फीडबैक्स। तो आई फील इट्स नाइस कि आप अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। राइट। एक उर्दू और पंजाबी के काफी मशहूर एक शायर हैं, बड़े शायर हैं, अहमद नदीम खासमी साहब। तो मैं उनका एक रेडियो टॉक सुन रहा था अभी कुछ दिनों पहले, और बहुत लंबी सी रेडियो टॉक थी। मैं आपको भेजूंगा, आप सुनिएगा, आपको बहुत प्लीज पसंद आएगी। प्लीज। उनका भी अपनी मदर मदर से जो रिलेशनशिप है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने कहा कि दैट मैं कभी भी पेसिमिस्ट नहीं होता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पॉजिटिव रहता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे आसपास बहुत सी चीजें सही नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर मेरी कुछ बातों से, अगर कुछ शमें भी मैं जला पाया ब्यूटीफुल। बदलाव की, तो दैट्स मोर देन इनफ। एंड आई थॉट एब्सोल्युटली। दैट इट इज सो, बिकॉज मेनी अ टाइम्स लोग अपनी बात को कहने से इस वजह से मतलब सकुचाते हैं कि यार कुछ होगा तो है नहीं, कुछ बदलेगा तो है नहीं, व्हाट्स द पॉइंट। बट जैसे आपने कहा कि काफी लोगों ने आपकी कविता को सुन के रिलेट किया, एंड बोला कि उसने उनको बदलाव का महसूस हुआ, या फिर आपकी कॉलम से होता है। आई थिंक वन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपकी आपके भाई की एक कविता बहुत मशहूर हुई है, राहुल की, जी। और काफी लोगों को ये लगता था कि वो आप ही ने लिखी है, लेकिन आपने उसको क्लियर किया कि दैट, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम दैट ही हैज रिटन, इट इज। एंड इट्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी, एंड ब्यूटीफुली सेड एज वेल। तो कुछ अगर यस। आप राहुल के बारे में बताना चाहें और उस कविता के बारे में बताना चाहें। कविता अभी मुझे ठीक से पूरी याद नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स लेकिन राहुल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं वो हिप्नोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है और बहुत ही सेंसिटिव इंसान है। और मुझे याद है कि जब बचपन में भी वो हमारी हैप्पी बर्थडे विशेस भी कविता के ज़रिए लिख के दिया करता था। सो वेरी सेंसिटिवली पोर्ट्रेड जो चीज़ें आपको लगता था कि उसने शायद ऑब्जर्व नहीं की एज एज माय ब्रदर या सिस्टर, वो छोटी छोटी चीज़ें उस पोइट्री में लिख के देता था। मेरे से छोटा था तो मुझे लगता था अरे इसको याद है कि ये लिखना था। सो दोस वर लवली थिंग्स दैट ही डिड। अब तो खैर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है हिप्नोथेरेपी पे। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है इस वक्त मेंटल हेल्थ के हमारे बड़े इश्यूज हैं, डिप्रेशंस हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा है थेरेपीज के ज़रिए, वर्कशॉप्स के ज़रिए। एंड सो आई एम लकी, हम लोग साथ में ही होते हैं। और यस, तो ही राइट्स अ लॉट मोर पोइट्री देन आई डू। और वो जो थी how I forgot that poetry actually। मैं भूल ही गई हूँ कुछ कुछ बराबर। कुछ 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 लाइनें अगर आपको याद हो, बिकॉज बहुत आई थिंक कमाल की वो। मैं थोड़ी देर में आपको डेफिनेटली याद करके अभी बताती हूँ। थोड़ी देर में मुझे अभी याद आ जाएगा क्योंकि इस वक्त मेरे जहन में और कितनी सारी कविताएं चल रही हैं, बट मैं बताती बिल्कुल, हूँ 100%। बिल्कुल। जी। आप 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 कहानियां भी लिखती हैं, जी। तो कहानियों में आपको अगर फिक्शन की बात करें तो आपके इंस्पिरेशंस कौन है? अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे थोड़ी सी पंक्तियां याद आ गई हैं। बस बस आप सुना दीजिए, सुना दीजिए। तुमने कहा था हम एक ही हैं,
तो अपने बराबर कर दो ना, नैपी जब मैं बदलती हूँ तुम दूध की बोतल भर दो ना, यूं ही एक है करके कहाँ जिंदगी कटती है, कभी तुम भी सर दबा दो मेरा, ये भी कमी एक खलती है। आगे का क्या है, मैं ब्लैंक हो गई हूँ नहीं नहीं, लेकिन दैट्स ओके, इतना बट आई थिंक जिस तरह से आप इसको पढ़ती भी हैं, आई थिंक बहुत बहुत कमाल के तरीके से आप पढ़ती हैं उसको। ओके, तो शुक्रिया। आपके फिक्शन में कौन इंस्पिरेशन है आपके? फिक्शन में बहुत सारे लोग, आई मीन एक तो मैंने मंटो साहब की तो फिल्म की है, जी, बहुत, और उनकी जो मेरी फेवरेट ठंडा कहानी थी उसमें मैंने काम भी किया है, तो ऑफ कोर्स ठंडा। आई थिंक मैं जितना आपसे बात कर रही हूँ मुझे लगता है कि मैं काफी लकी रही हूँ इस मामले में। और एक दिन नंदिता का फोन आया और बोली मैं मंटो बना रही हूँ, जैसे ही वो मंटो फिल्म अनाउंस हुई थी तो मुझे लगा था यार ये तो जरूर करनी चाहिए किसी भी तरीके से, और फिर मैं भूल गई इस बात को। फिर एक दिन नंदिता का फोन आया और कहा कि भाई तुम्हारी जरूरत है, कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो बाहर शूट कर रही हूँ, तो शी सेड मुझे मैं ठंडा गोश्त तुमसे करवानी है। और वो जब मैंने सुना ऐसे तुम रुको मैं पहुंच रही हूँ, एंड क्विकली आई रैप्ड द शूट एंड आई केम हियर। और क्या प्रोसेस, क्या जर्नी थी, और वो एक कहानी कितनी हार्ड हिटिंग है। सो फॉर मी दोज एब्सोल्युटली। स्टोरीज आई थिंक आर रियली, आई मीन ब्यूटीफुल। मंटो साहब की स्टोरीज जो थी हार्ड हिटिंग, और आपको ऐसा झटका लगता है एकदम, और एक शॉर्ट स्टोरी के जरिए आप इतना कुछ कह जाते हैं और आपको स्तब्ध छोड़ देते हैं एकदम कि ये क्या हुआ एकदम से। सो चाहे वो खोल दो हो, चाहे वो ये हो, चाहे काली सिल्वा, आई मीन ऑल ऑफ देम सच ब्यूटीफुल स्टोरीज। टॉबा टेक सिंह। टोबा टे, ऑफ कोर्स टोबा टेक्स इट, यस। तुमने जी। तो मंटो मंटो के कोई पैसेजेस अगर आपको याद हो या आपको पसंद हो, अगर आप हमें कोई सुनाना चाहें, बिकॉज उनके तो पैसेजेस यहाँ पे उसमें भी एक कमाल की शायरी भी है। यस, बट मंटो साहब की मुझे सिर्फ कहानियां याद हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे उनकी जो फैज साहब का जो मंटो के एंड में हमने एक गाना यूज किया था, बोल के लब आजाद है, तो और जो फैज साहब का रोल था उनके, जो उनके लिए वो उनके केस के लिए अपना बोलने आए थे कि मुझे लगता है कि ये कहानी को कंट्रोवर्शियल नहीं माना जाना चाहिए। तो फैज साहब से के बारे में मैं आपको कुछ पर्सनल बिल्कुल। इंसिडेंट बिल बताना चाहती हूँ कि मैं लाहौर गई थी ओमपुरी जी के साथ, और हम लोग प्ले करने गए थे तेरी अमृता पंजाबी का प्ले। और फैज साहब से मेरी जो मेरा इंट्रोडक्शन रहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बचपन में हमने एक पाकिस्तानी सीरीज देखा था धूप किनारे, और उसमें एंड टाइटल्स में एक गाना आया करता था, सो रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आए, जैसे चुपके जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल शेर, और मुझे लगता था इससे ज्यादा रोमांस और इससे ज्यादा प्यार कोई क्या बयां करेगा। और फिर हम लोग तब मुझे पता चला कि ये फैज साहब की कविता है और क्या का शेर है। और फिर हम जब वहाँ गए तो फैज साहब की दो बेटियां, और उनका जो घर था वो म्यूजियम में बनाया गया, उसे म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म किया गया है, और वहाँ पर जाकर एक एक उनकी सब मोमेंट्स जीना, उनकी किताबें, उनकी लिखी उनकी टी शर्ट्स, वो उनके मतलब किताबों की टी शर्ट्स बनाकर खास रखी हुई थी, और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा उनकी बेटियों से मिलने का। इनफैक्ट मंटो साहब की बेटियों से मिलने का बहुत बहुत एक प्यारा एक्सपीरियंस रहा, आज भी हम लोग बातें करते हैं। और जब उन्होंने मंटो देखी तो मुझे खास फ़ोन किया कि तुम्हारा काम बच्ची बहुत अच्छा लगा, आई एम एक्चुअली वेटिंग कि कभी इन लोगों से फिर मुलाकात हो और फिर हम लोग रूबरू हों। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे वक्त थे वो, एंड so yes, I mean can say it's been beautiful to just connect with these people with such amazing backgrounds. ओके, देखिए एक बहुत ही एक यूनिक सी चीज है कि उर्दू और पंजाबी का जो एक रिश्ता है। जैसे अभी आपने अपनी मदर की आपने कविता आपने सुनाई, तो उसके अंदर उर्दू का एक बहुत ही नेचुरल सा उसमें यूजेज है, एंड ऑब्वियसली पंजाबी मस्ट बी समथिंग दैट शी मस्ट बी मोस्ट कंफर्टेबल विद, एंड दैट केम नेचुरली टू हर। हम फैज साहब की बात कर रहे हैं, और अभी हमने जैसे अमृता प्रीतम की हमने बात करी,
या फिर आपके एक और शायर पसंदीदा है मुनीर नियाजी, जिनको हम एंड में हम उनको आपसे सुनेंगे। तो उसमें अब जैसे मंटो की अगर बात करें तो उसमें क्या है कि एक उर्दू और पंजाबी का एक बहुत नेचुरल सा एक मिलन है, मतलब इन द सेंस कि आप ये नहीं कह सकते कि ये दो अलग जुबानें हैं। बिल्कुल। तो कुछ आप इस रिश्ते के बारे में बताएं, बिकॉज आपका भी जब आप बोल रही हैं या फिर आपका वो एक पंजाबी और उर्दू है जो एक बहुत ही नेचुरली फ्लो कर रहा है। जी। अ, एक दूसरे को बहुत खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे आप उर्दू को मतलब जैसे मुनीर नियाजी जी की आप बात करें तो पंजाबी में भी उतना ही खूबसूरती से लिखते जितना उर्दू में लिखते थे। सो कहीं ना कहीं दोनों भाषाएं जो हैं वो अगर मिल जाएं तो वो बहुत ही कानों को इतनी मीठी लगती है कि उसका मतलब बयां ही नहीं आप कर सकते। मुनीर नियाजी साहब की मतलब जब मैं कराची गई थी पहली बार, और हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे वहाँ पर मैं शूट कर रही थी, वीर ज़ारा के बिल्कुल बाद गई थी, और उन्होंने ऐसे ही मेरी माँ और मैं दोनों गए थे, और मेरी माँ कराची बॉर्न थी, तो वो अपना बर्थ प्लेस ढूंढ रही थी वहाँ पे कि शायद बचपन का कुछ याद हो, सो वो कनेक्ट था उनका एक कराची से। तो वो जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे वो उन्हें हर जगह ले जा रहे थे कि आंटी इधर तो नहीं, अब मम्मी बच्ची थी 2-3 साल की, उन्हें कहाँ याद था कि कहाँ की थी, लेकिन वो एक ब्यूटीफुल मेमोरी लेन में जो गुजरी वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो ऑर्गेनाइजर जो थे उन्होंने ये एक शेर सुनाया था, कुंजुंजवी रावा औखियां सन, तो वो हमें इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ये किसने लिखा है, और इतना मतलब रिलेटेबल था और इतना रियलिस्टिक था, और येट इट वाज सो पोएटिक, एंड दैट वाज मुनीर नियाजी फॉर मी। और उसके बाद उनकी मैंने वो सुनी नज्म अक्सर देर कर देता हूँ मैं, जो मुझे लगता है कि रोमांस की इससे ज्यादा मतलब बयां आप क्या करोगे, चाहे वो हो, चाहे फैज साहब हो, चाहे वो रेवोल्यूशनरी लिखते हो, लेकिन जब रोमांस की बात होती है, इश्क की बात होती है, सो दीस पीपल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नो एब्सोल्युटली। और मुनीर नियाजी साहब का तो जो वीडियो है ये अक्सर अक्सर देर कर देता हूँ मैं, तो उसमें तो कैसे लोग रो रहे हैं, उनका पढ़ने का अंदाज भी बड़ा दिलचस्प था। बहुत दिलचस्प। मतलब ही वाज नेवर टू ओवर पावरिंग, लेकिन वो जो बीच में पॉजेस लेते थे कि उसमें आदमी कत्ल हो जाए, उन अंदाजे बयां पॉजेस के अंदर आदमी अंदाजे बयां, और मतलब औरतें रो रही हैं, पीपल आर क्राइंग लाइक एनीथिंग। ओके, आई तो आप आल्सो क्राइड व्हेन आई read it first, पहली बार। आई एम श्योर। तो अगर मुनीर नियाजी साहब की आप पंजाबी कुछ कलाम अगर हमको आप सुनाए, फिर एंड अगर हम लोग करें, देर हमेशा देर कर देता हूँ मैं से। वो तो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन मुझे वो भी आपको सुनाना है, पंजाबी वाला। इससे पहले कि हम एंड करें, मुनीर नियाजी साहब पर एंड करेंगे इसको। जी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अरे वाह। मदद करनी हो, उसकी यार की धारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी के गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। अरे वाह वाह वाह, It कमाल is एकदम, so बिल्कुल। आई थिंक beautiful. It is मैंने so ऐसा beautiful. एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। मैं मुनीर नियाजी साहब की ये पंजाबी तो आपको जरूर सुना रही हूँ। जी बिल्कुल। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता, कुछ सजना कसर ना छोड़ी सी, कुछ जहर रकीबा कोल दिता, कुछ हिजर फिराक दे रंग चढ़िया, कुछ दर्द माही अनमोल दिता, कुछ सड़ गई किस्मत भी मेरी, कुछ प्यार विच यारां रोल दिता, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौख भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अरे वाह 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 वाह। Isn't it amazing? इट्स अमेजिंग। सानू सानू मरन द शौक, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग।
आउटस्टैंडिंग। आई थिंक दिव्या, हम लोग आपकी बातें सुनते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, बिकॉज एक तो आप बहुत ही, आप जिस अंदाज में आप बात करती हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, इट्स हाईली अमेजिंग। बट आई एम श्योर कि दैट आपके पास कुछ कुछ और भी मसरूफियत है, लेकिन कविशाला पे हम लोगों के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम यही चाहेंगे कि आप इसी तरीके से लिखती रहें और एंटरटेन करती रहें और नेशनल अवार्ड्स आपको मिलते रहें इसी तरीके से। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड हमेशा बहुत ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करके, एंड शुक्रिया कविशाला फॉर हैविंग मी हियर, और बहुत अच्छा लगा इन सब जो मेरे बड़े अजीज लोग हैं इनके बारे में बात करके।